कहता है जी कि वह चुपचाप सुनता रहा, वह चुपचाप सुनता रहा, लड़े वह चुपचाप सुनता रहा, फिर हाथ मुंह धोकर काम करने लगा। वह जल्दी वह प्रसन्न भी हो गया। रात में सोते समय वह अपनी टोपी पहनकर देर तक गाता रहा। और क्या बोलता है, लेकिन आज जो पहाड़ी गाना है वह देर तक गाता रहा, जैसे वह आज बहुत देर तक किसी को याद कर रहा है। लड़े लेकिन कुछ दिनों बाद एक और गड़बड़ी शुरू हुई। ले एगो किशोर ही आफत था कि गाँव आफत और आ गया। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और भी गड़बड़ी शुरू हुई। निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेकती थी। निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेकती थी, इसलिए वह रोटी बनाने का काम कभी भी बहादुर से नहीं लेती थी। अरे निर्मला जो थी वह पतला पतला रोटी बनाती थी, इसीलिए रोटी का जिम्मा कभी भी बहादुर को नहीं देती थी, है नहीं। लेकिन मोहल्ले की किसी औरत ने उसे यह सिखा दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद वह बहादुर से कहे कि वह अपनी रोटी खुद बना लिया करे, नहीं तो नौकर चाकर की आदतें खराब हो जाती है, महीन खाने से उनकी आदत बिगड़ जाती। अरे निर्मला को गांव वाली एक औरत कान भर दी कि अपन घर के लिए तो रोटी बनाना ठीक है, ये आप नौकर के खिलाते हैं पातर पातर रोटी, ये महीन खाना खाएगा तो नौकर की आदत बिगड़ जाएगा। आदत अब एक और ही बात समझ में आ गया किसको, कि ठीक है कही थे, है ना। देखिए एक कहावत है कि अगर कोई आदमी अपने सूझबूझ से नहीं चलता है, दूसरों के बातों पे चलता है, तो उसका विनाश जल्दी ही हो जाता है। बात आ रही समझ में। इसीलिए कोई भी काम कीजिए, सुनिए सब लोग से, लेकिन काम वही कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। दूसरे के बात वाली कोई काम नहीं करना चाहिए। देखिए यह बात निर्मला को जच गई। यह बात निर्मला को, कौन सी बात, पड़ोसी वाली बात कि नौकर तो खुदे से बना के खाएगा, है ना। यह बात निर्मला को जच गई थी और रात में उसने ऐसा ही प्रयोग किया। वह अपनी रोटियां बनाकर चौके में से उठ गई। वह अपनी रोटियां बनाकर चौके में से, बहादुर का मुंह उतर गया। बहादुर का मुंह, वह चूल्हे के पास सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। अरे सारे लोग को खिला दी और बहादुर को छोड़ दी। बेचारा बहादुर का मुंह उतर गया। निर्मला पूछती है क्या हो गया रे। वह कुछ नहीं बोला। बहादुर चल चुपचाप बना अपनी रोटियां। निर्मला क्या बोलती है, चल चुपचाप बना अपनी, हम तुमको रोटी बना के नहीं देंगे। कौन बोल रही है, तू सोचता है कि मैं तुझको पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी। तू कोई घर का लड़का है, तू कोई घर का। पहले तो बहुत बोल रही थी कि जैसा घर के सदस्य वैसे तू भी है, तू हमारे दम बेटा के बराबर है। अब तो कहानी उल्टा हो गया जी। अब तो साफा बोल दी मुंह खोल के कि तू का हमारा बेटा है, तू हमारा लड़का है कि तुमको हम रोटी बना बना के खिलाएंगे। हेलड़े नौकर चाकर तो अपना बनाकर खाते ही रहते हैं। और क्या बोलती है कि नौकर चाकर तो अपना रोटी बनाकर खाते ही रहते हैं। हेलड़े पिता तो उनको इसलिए लग रहा है कि सारे घर के लिए मैंने रोटियां बनाई, इनको अलग करके इनके साथ भेद क्यों किया। वाह रे, इसके पेट में तो लंबी दाढ़ी है, समझ जा रोटियां नहीं सेकेगा तो भूखा रहेगा। निर्मला बोल दी कि अगर तू रोटी नहीं सेकेगा तो तुमको भूखी रह पड़ेगा, हम तुमको रोटी नहीं देंगे, है ना। पर बहादुर उसी तरह खड़ा रहा तो निर्मला का गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसने लपक कर उसके माथे पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। अरे बहादुर ढीठ नियन खड़ा रहा, वो रोटी नहीं बनाया तो निर्मला को गुस्सा आ गया और निर्मला 2-3 चाट लगा दी। किसको,
बहादुर को। हले सुअर कहीं के, इसीलिए तुझे किशोर मारता है। और क्या बोली? अरे 2-3 चमेटा लगाइयो दी और बोल भी दी कि सुअर कहीं के, इसीलिए तुमको किशोर मारता है। हले इसी वजह से तेरी माँ भी मारती होगी, चल बना रोटी, चल बना। और क्या बोल दीजिए कि तुमको यही सब लक्षण से तोर माई भी तुमको मारती होगी, चल बना अपनी। कौन बोल रही है? मैं नहीं बनाऊंगा, मेरी माँ भी सारे घर की रोटियां बनाकर मुझसे रोटी सेकवाती थी। वह रोने लगा था। वह बहादुर बोल रहा है कि मेरी माँ भी ऐसा ही करती थी, सारे घर के रोटी बनवा के और मेरे लिए रोटी खुद से सेकवाती थी। इतना कहकर बेचारा बहादुर रोने लगा। क्या करने लगा? तो क्या मैं तेरी माँ हूं कि तू मुझसे जिद कर रहा है, घर के लड़के के बराबर बन रहा है, मारते मारते मुंह रंग दूंगी। तब निर्मला क्या बोलती है कि तू हमारे घर के लड़का है, से लड़के के बराबर कर रहा है, हमसे जिद कर रहा रोटी बनाने के लिए, मारते मारते मुंह रंग दूंगी। कौन बोल रहा है? अरे नहीं, पर उसने अपने लिए रोटी नहीं बनाई, पर उसने अपने लिए रोटी। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया, मैंने उसको डांटा और समझाया, पर वह नहीं माना। रात भर वह भूखा ही रहा, रात भर वह। एक बात समझिए, बहादुर को इस बात का दुख नहीं था कि उसको रोटी बनाना है। अगर निर्मला बोल देती कि तू रोटी बना ले, तो पूरे घर के लिए रोटी बना लेता, वो खुशी के साथ, खुश होकर। दुख तो इस बात का था कि उसके साथ भेदभाव हुआ। उसके साथ क्या हुआ? उसको सिर्फ अपना रोटी बनाना था, पूरे घर के लिए नहीं। अगर निर्मला बोल देती कि तू पूरे घर की रोटी बना लो, तो वह खुशी से बना लेता, है ना। वो भी रोटी नहीं बनाया, रात भर भूखा रहा, रात भर। पर सवेरे उठकर वह पहले की तरह हंसने लगा। लेकिन जब सुबह हुआ तो फिर से पहले की तरह वह हंसने लगा। उसने अंगीठी जलाकर अपने लिए रोटियां सेकी। सबसे पहले उठा, हंसा और आग जलाया जी और बना लिया रोटी। क्या बनाया? अपनी बनाई मोटी और भद्दी रोटियां देखकर वह खिलखिलाने लगा। अरे जो अपने से रोटी बनाया था मोट मोट भद्दा भद्दा, उसको ऐसे पूरा देख देख के पूरा हंसने लगा, है ना। फिर रात की बची हुई सब्जी से उसने खाना खा लिया। फिर जो रात का बचा हुआ सब्जी था उसके साथ वह खाना। लेकिन निर्मला का भी हाथ खुल गया था। अब निर्मलों के हाथ खुल गया जी, 2-4 झाप लगावे वाला, है ना। लेकिन निर्मला का भी हाथ खुल गया। वह उससे कुछ चिढ़ भी गई थी। अब बहादुर से कोई भी गलती होती तो वह उस पर हाथ चला देती। उसको मारने वाले अब घर में 2 व्यक्ति हो गए थे और कभी कभी एक गलती के लिए उसको दोनों मारते। अरे पहले तो सिर्फ किशोरी मारता था, अब निर्मला भी मारती है। लेखक बोलता है कि अब कभी कभी एक गलती करता तो दोनों मिल के मारते थे, निर्मला भी और किशोर भी। है नहीं। बरसात बीत गई थी। बरसात आकाश दर्पण की तरह स्वच्छ दिखलाई देता। मैंने बहादुर के माँ के पास चिट्ठी लिखी थी कि उसका लड़का मेरे पास मज़े में है और मैं उसकी तनख्वाह के पैसे आपके पास भेज दिया करूँगा। लेकिन कई महीनों के बाद भी उधर से कोई जवाब नहीं आया था। मैंने बहादुर से कह दिया था कि उसका पैसा यहाँ जमा रहेगा, जब वह घर जाएगा तो लेता जाएगा। लेखक उसके माँ के पास चिट्ठी लिखा था कि आपका बेटा मेरे पास है, यहाँ काम कर रहा है और उसका तनख्वाह जमा है। बहादुर से भी बोल दिया था कि तुमको जब ज़रूरी पड़े पैसा के तुम बोल देना, हम तुमको तुम्हारा पैसा दे देंगे या भेज देंगे, ठीक है। लेकिन उसकी माँ का कोई जवाब नहीं आया जी, लेटर का कोई जवाब नहीं आया। हरे नहीं।
पर अब बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगी थी। लेखक कहता है कि बहादुर से अब भूल और गलती अधिक होने लगा। शायद इसका कारण मारपीट और गाली गलौज हो, है नहीं? अगर आप किसी भी आदमी को हमेशा मारते रहिएगा, पीटते रहिएगा, गाली गलौज करते रहिएगा, तो आदमी गलती ज़्यादा करेगा, है ना? अब बहादुर से भी गलती ज़्यादा होने लगा। मैं कभी कभी इसको रोकना चाहता, फिर यह सोचकर चुप लगा जाता कि नौकर चाकर तो मारपीट खाते ही रहते हैं। अरे लेखक कभी कभी चाहता था कि हम इस चीज़ को रोक दें, लेकिन फिर क्या सोचता कि नौकर चाकर तो मारपीट खाइबे करता है। नौकर चाकर। एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के एक रिश्तेदार आए। सबसे दर्दनाक घटना अब स्टार्ट होगा, ठीक है ना? इसको जरा ध्यान से सुनिए। एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के एक रिश्तेदार आए। एक रिश्तेदार, वह बीबी बच्चों के साथ थे। वह अपने किसी खास संबंधी के यहाँ आए थे, तो यहाँ भी भेंट मुलाकात करने के लिए चले आए थे। घर में बड़ी चहल पहल मच गई। मैं बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल ले आया। नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबी छनने लगी, पर इसी समय एक घटना हो गई। अरे मेरी पत्नी जो निर्मला है, उसके एक रिश्तेदार बगल में आए थे, तो मिलने हमारे घर भी आ गए। घर में बहुत चहल पहल मच गया। रिश्तेदार आए तो नाश्ता पानी हुआ और बात बनना स्टार्ट हो गया। रिश्तेदार आते तो क्या होता, बैठ के 2 घंटा बात कहिए स्टार्ट, है ना? इधर जो लेखक है वो भी रोहू मछली और देहरादूनी चावल लेकर आ गया था खिलाने के लिए अपने मेहमान को, अपने, है नहीं? अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी। फिर उन्होंने चारपाई के अंदर झांक कर देखा। अंत में कमरे के अंदर गई और फर्श पर पड़े हुए कागजों को उठाकर जांच पड़ताल करने लगे। अरे जो रिश्तेदार आई थी, जो पत्नी के जो रिश्तेदार थी, अब वह इधर उधर कुछ खोजने लगे, कभी चारपाई पे, कभी नीचे, कभी इधर, कभी उधर, कभी रूम में, ठीक है ना? कुछ ढूंढने लगी। तब लेखक पूछता है क्या बात है? लेखक क्या पूछा? क्या बात है? रिश्तेदार की पत्नी ने जबरदस्ती मुस्कुराकर मजबूरी में सिर हिलाते हुए बोली, क्या बताएं, 11 रुपये साड़ी के खूट से निकाल कर यहाँ चारपाई पर रखे, पर वे मिल नहीं रहे। क्या बोलती है? अरे 11 रुपया मेरे साड़ी के आंचल में बांधल था, अब हम उसको खोल के अभी खटिया पर रखे थे, जो कि हमको मिल नहीं रहा। कौन बोलता है? निर्मला के रिश्तेदार। निर्मला के। फिर लेखक पूछता है आपको ठीक याद है ना? लेखक क्या पूछता है कि आपको ठीक से याद है ना? तब रिश्तेदार क्या बोलती है? हाँ हाँ, खूब अच्छी तरह याद है, खूब अच्छी तरह। 1 रुपये मैंने खूट में बांध कर रखे थे रिक्शे वाले को देने के लिए। रिक्शे वाले को खूट खोला ही था, फिर वे रुपये चारपाई पर रख दिए थे कि 4 रुपये की मिठाई मंगा लूंगी और कुछ बच्चों के हाथ पर रख दूंगी। अरे रिश्तेदार की पत्नी निर्मला की रिश्तेदार बोलती है कि 11 रुपया जो हमको पूरा अच्छा तरह से याद है, हम रखे थे कि 4 रुपया की मिठाई मंगा लेंगे और जो 2-4 रुपया बच जाएगा से लइकन के हाथ में दे देंगे जायज खूनी। आप लोग कहीं मिलता है जाते समय? अरे कोई आवत ले 50 रुपया है। रास्ते में कोई ढंग का दुकान नहीं मिली थी। जरा सुनिए, मज़ा तभी है। रास्ते में कोई ढंग की दुकान नहीं मिली थी, नहीं तो उधर से ही लाती। किसी के यहाँ खाली हाथ जाने में अच्छा नहीं लगता। रिश्तेदार क्या बोलती है कि रास्ता में हम आ रहे तो कोई अच्छा दुकान मिला नहीं मिठाई की, इसीलिए लिए नहीं।
और कोई के घरे खाली हाथ जाए में ठीक लगता है? कौन बोलती है? रिश्तेदार, है नहीं? अब तो मैं कहीं की न रही, अब तो मैं। फिर मेरी ओर झुककर धीमे स्वर में कहा था, जरा उससे पूछिए न, वह इधर आया था। कुछ देर तक यहाँ खड़ा रहा, फिर तेजी से बाहर चला गया था। रिश्तेदार लेखक से बोलती है, जरा उससे पूछिए ना, वो यहीं पर ही खड़ा था और फिर एकाएक दौड़ के भाग गया। उससे मतलब बहादुर से। किससे? अरे नहीं, वह ऐसा नहीं, मैंने कहा। लेखक बोला, अरे नहीं, वह ऐसा लड़का नहीं है। तब फिर रिश्तेदार क्या बोलती है? यू डू नॉट नो दिस पीपुल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट। अरे रिश्तेदार बोलती है कि ऐसा ऐसा नौकर चाकर ये सब कला में एक्सपर्ट होते हैं, चोरी चंडाली करे में एक्सपर्ट होते। कौन बोल रही है? रिश्तेदार। मैंने बहादुर की ओर तिरछी दृष्टि से देखा। लेखक बहादुर की तरफ तिरछी दृष्टि से देखा। वह सिर झुकाकर आटा गूंथ रहा था। वह सिर झुकाकर आटा गूंथ रहा था। नहीं, उसके चेहरे पर संतुष्टि एवं प्रफुल्लता थी। उसने ऐसा काम तो कभी नहीं किया, बल्कि जब भी कभी उसने 2-4 आने इधर उधर पड़े देखे तो उठाकर निर्मला के हाथ में दे दिए थे। पर किसी के दिल की बात कोई कैसे जान सकता? न मालूम अचानक मुझे क्या हो गया और मैं गुस्से में आ गया। लेखक जानता था कि बहादुर चोरी नहीं करता। अगर उसको 2-4 आना किधर गिरल मिल जाए तो वह उठाकर निर्मला को दे देता था। लेकिन लेखक को आज पता नहीं रिश्तेदार के बात सुनकर क्या हुआ, गुस्सा आ गया। क्या आ गया? गुस्सा। उसने कड़े स्वर में, हार्ड स्वर में बोला, बहादुर। तो बहादुर बोलता है, जी बाबूजी। जी? फिर लेखक बोलता है, इधर आओ, इधर। वह आकर खड़ा हो गया। वह आकर फिर लेखक पूछता है, तुमने यहां से रुपये उठाए थे? तुमने यहां से? जी नहीं बाबूजी। उसने निर्भय उत्तर, बिना डरे उत्तर दिया, नहीं बाबू, हमने यहां से पैसे नहीं उठाए हैं। ठीक बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। फिर लेखक बोलता है, ठीक से बताओ, हम बुरा नहीं मानूंगा। नहीं बाबूजी, मैं लेता तो बता देता। लेकिन बहादुर क्या बोलता है? नहीं बाबूजी, मैं लेता तो बता देता। तुम यहाँ खड़े नहीं थे, रिश्तेदार की पत्नी ने कहा। अब रिश्तेदार की पत्नी बोलती कि तू यहाँ खड़ा नहीं था। फिर तेजी से बाहर चले गए। फिर तेजी से, देखो भैया सच सच बता दो, देखो भैया सच सच। इशारा बात कौन बोल रहा है? रिश्तेदार की पत्नी। रिश्तेदार की। मिठाई खरीदने और बच्चे को देने के लिए रुपए रखे थे। मैं तो बुरी फंसी, अब वापस जाने के लिए रिक्शे के भी पैसे नहीं हैं। रिश्तेदार की पत्नी क्या बोलती है कि जो पैसा रख ले थे वह मिठाई लगी और 2-4 अन्ना लेकिन के हाथ में देवे लगी। अब तो हम बुरा फंस गए। अब तो हमारा पास पैसा इतना न है कि हम रिक्शा से वापस जाएंगे। रिक्शा से वापस। सच सच बता बहादुर, अगर नहीं बताएगा तो बहुत पीटूंगा और पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा। मैं चिल्ला पड़ा। अरे लेखक बोला कि ठीक ठीक बता बहादुर, अगर नहीं बताएगा तो हम तुमको बहुत मार मारेंगे और पुलिस के हाथ दे देंगे। कौन बोल रहा है? कौन बोला जी? लेखक, है ना। पता नहीं मुझे क्या हो गया। नहीं। फिर बहादुर बोलता है कि मैंने नहीं लिया बाबूजी। बहादुर का मुंह काला पड़ गया था। अरे कोइयों पे जबरदस्ती झूठा इल्जाम लगाइएगा तो बेचारा निराश होगा ना। बेचारा बहादुर भी निराश हो गया, मुरझा गया एकदम। पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैंने सहसा उछलकर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया।
मैं आशा कर रहा था कि ऐसा करने से वह बता देगा। तमाचा खाकर वह गिरते गिरते बचा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। लेखक को बहुत जोर से गुस्सा आया। इसने कस के एक चमेटा मारा, इतना कस के मारा कि बेचारा घुलटनिया खा गया। कौन जी? बहादुर। लेकिन बहादुर फिर भी रोते हुए बोला कि मैंने नहीं लिया, पैसा मैंने। इसी समय रिश्तेदार साहब ने एक अजीब हरकत की। अच्छा छोड़िए, इसको पुलिस के पास ले जाता हूँ। रिश्तेदार की पत्नी क्या बोलते? छोड़िए आप, हम इसको पुलिस के पास ले जाते हैं। इतना कहकर उन्होंने बहादुर का हाथ पकड़ लिया और उसको दरवाजे की ओर घिसट कर ले गए। पर दरवाजे के पास उसे धीरे से बोले, देखो तुम मुझे बता दो, मैं कुछ नहीं करूँगा बल्कि तुमको इनाम में 2 रुपया दे दूँगा। अरे बहादुर को जबरदस्ती एकदम रगड़ के दिहाड़ी पर ले गई। कौन? रिश्तेदार की। फिर कान में बोलती है कि तू हमको बता दो, पैसा दे दो, हम तुमको 2 रुपया इनाम भी देंगे। 2 रुपया। पर बहादुर ने इनकार कर दिया। इसके बाद रिश्तेदार साहब 2-3 बार उसको दरवाजे की ओर खींचकर ले गए, जैसे पुलिस को देने ही जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़कर वह रुक जाते और उसे धीमे धीमे शब्दों में पूछताछ करने लगते। अंत में हारकर उन्होंने उसको छोड़ दिया और वापस आकर चरपाई पर बैठते हुए हंसकर बोले, जाने दीजिए, ये सब बड़े घाघ होते हैं। किसी झाड़ी वाड़ी में छिपा आया होगा या ज़मीन में गाड़ आया होगा। मैंने तो इन सबों को खूब जानता हूँ। भालू बंदर से कम थोड़े होते हैं। चलिए, इतना नुकसान लिखा था। अरे 3-4 बार घिसट कर उसको दरवाजा के पास ले गए, लेकिन बहादुर फिर भी मुंह नहीं खोला। तब हार कर आनकर चरपाई यानी खटिया पर बैठ गई और क्या बोलती है कि सब नौकर चाकर बड़ी ढीठ होता है, ये सब ले लिया है तो नाम थोड़ी नहीं लेगा। ये बाहर गया था ना, कोई झाड़ी वाड़ी में छिपा दिया होगा, ज़मीन में गाड़ दिया होगा। कौन बोल रहा है? रिश्तेदार की पत्नी। हेलो। इसके बाद निर्मला ने भी उसको डराया धमकाया, 2-4 तमाचे जड़ दिए, पर वह नहीं करता रहा। वह नहीं। अब निर्मला भी 2-4 झाप लगाई, पूछताछ की, लेकिन बहादुर नहीं करता रहा। इस घटना के बाद बहादुर काफ़ी डांट मार खाने लगा। इस घटना के बाद बहादुर काफ़ी डांट और मार खाने। घर के सभी लोग उसको कुत्ते की तरह दुराया करते। कुत्ते की तरह। किशोर तो जैसे उसकी जान के पीछे पड़ गया था। वह उदास रहने लगा और काम में लापरवाही करने लगा। बेचारा बहादुर अब उदास रहने लगा और काम में लापरवाही करने लगा। एक दिन मैं दफ्तर से विलंब से आया। लेखक कहता है कि मैं एक दिन अपने ऑफिस से थोड़ा देर से आया। निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। निर्मला आंगन में ऐसे करके बैठल थे। अन्य लड़कों का पता नहीं था, केवल लड़की अपनी माँ के पास खड़ी थी। अंगीठी अभी नहीं जली थी। घर में चूल्हा अभी तक जुटल नहीं था। आंगन गंदा पड़ा था। आंगन कैसा था? बर्तन बिना मले हुए रखे थे। आज बर्तन भी साफ नहीं था। सारा घर जैसे काट रहा था। लेखक पूछता है क्या बात है? लेखक क्या पूछता है? तब निर्मला बोलती है बहादुर भाग गया। बहादुर। फिर लेखक पूछता भाग गया क्यों? निर्मला बोलती है पता नहीं। निर्मला क्या बोलती है? आज तो कुछ हुआ भी नहीं था। आज तो कुछ हुआ भी। सवेरे से ही वह बड़ा प्रसन्न था। सवेरे से ही वह बड़ा हमेशा माताजी किए रहा।
और हमेशा माता जी। दोपहर में खाना खाया, दोपहर में। उसके बाद आंगन से सील बट्टा लेकर बरामदे में रखने जा रहा था कि सील हाथ से छूटकर गिर गया और 2 टुकड़े हो गए। अरे सुबेरे से तो ठीक था, दोपहरिया में वह लोढ़ा और सिलौट लान के रख रहा था। लोढ़ा और सिलौट लान के बेचारा के हाथ से लोढ़ा छूट गया और गिर के 2 हो गया, टूट गया। कोची हो गया? टूट गया। हरे शायद इसी डर से वह भाग गया कि लोग मारेंगे। और हमको लग रहा है कि शायद इसी डर से वह भाग गया कि आज लोढ़ा टूट गया तो आज मार पिटाएंगे। डर से भाग गया। कौन चीज? बहादुर। अरे पर मैं इसके लिए उसको थोड़ी कुछ कहती, क्या बताऊं, मेरी किस्मत में आराम ही नहीं। आज निर्मला क्या बोल रही है कि हम ओकरा थोड़ी ना कुछ बोलते कि काहे ला लोढ़ा से लौट तोड़ दिया, है ना। तो हर आदमी को पछतावा होता है, लेकिन कब समय बीत जाता है तब, जब वो चीज नहीं रहता है तब। आज निर्मला क्या बोल रही है कि हम उसको मारते थोड़ी ना, डांटते थोड़ी ना, लेकिन आप वो दिन भी तो याद कीजिए जिस दिन बिना करनी के रिश्तेदार भी मारे, लेखक भी मारे और लेखक के पत्नी भी मारे, है ना। निर्मला क्या बोलती है? क्या बताऊं, मेरी किस्मत में आराम ही नहीं। मेरी किस्मत में तो आराम कहाँ से रहेगा? जब आपको आराम था तो आपको आराम का कदर नहीं हुआ, आप उस चीज़ का इज्जत नहीं किए, है ना। अगर आप किसी चीज़ की इज्जत नहीं कीजिएगा तो चीज़ आपको छोड़ के चला जाएगा, है ना। जब आपके नसीब में आराम था तो आप उस आराम का कदर नहीं किए। कुछ ले गया, लेखक पूछता है कि कुछ ले भी गया है। यही तो अफसोस है कि कोई भी सामान नहीं ले गया, कोई भी सामान। उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके जूते सभी छोड़ गया। पता नहीं उसने हमें क्या समझा। अगर वह कहता तो मैं उसे रोकती थोड़े, बल्कि उसके खूब अच्छी तरह पहना ओढ़ा कर भेजती, हाथ में उसकी तनख्वाह के रुपए रख देती। निर्मला क्या बोलती है कि अगर वो बोलता कि हमको जाना है तो हम रोकते थोड़ी न, उसको अच्छा से पहना ओढ़ा के हाथ में तनख्वाह के रुपया रख के भेजते। कौन बोल रहा है? 2-4 रुपए और अधिक दे देती, पर वह तो कुछ ले ही नहीं गया। कौन बोल रहा है? तब लेखक पूछता है कि और वे 11 रुपया, और वह 11 जेकरा पे आप लोग चोरी का इल्जाम लगाए थे, है ना। अरे वह सब झूठ है, अरे वह सब। निर्मला क्या बोलती है? वो 11 रुपया चोरी नहीं हुआ था, वो सब झूठ है, वह सब। मैं तो पहले से ही जानती थी कि वे लोग बच्चे को कुछ देना नहीं चाहते, इसलिए अपनी गलती और लाज छिपाने के लिए यह परपंच रच रहे। अरे वो सब कंजूसन कोची पैसा और मिठाई लाता, वो सब कुछ लाना नहीं चाहता था, इसीलिए अपना लाज बचाने के लिए, अपना मुंह बचाने के लिए ये सब नाटक कर रहा है ना। उन लोगों को क्या मैं जानती नहीं? कभी उनके रुपए रास्ते में गुम हो जाते हैं, कभी वे गलती से घर पर ही छोड़ आते हैं। मेरे कलेजे में तो जैसे कुछ दौड़ रहा है। किशोर को भी बड़ा अफसोस है, उसने सारा शहर छान मारा पर बहादुर नहीं मिला। निर्मला को बहुत दुख है बहादुर को चले जाने का, और किशोर को भी बहुत अफसोस आ रहा है। वह पूरा शहर देख आया कि बहादुर मिल जाए, पर बहादुर मिला नहीं। अरे किशोर को भी बड़ा अफसोस है, उसने सारा शहर छान मारा पर बहादुर नहीं मिला। किशोर आकर कहने लगा, अम्मा एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ लेता और कभी जाने न देता, उससे माफ़ी मांग लेता और कभी नहीं मारता। सच अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। किशोर बोलता है कि अगर एक बार बहादुर मिल जाता तो उससे माफ़ी मांग लेते, हम उसको कभी गाली गलौज नहीं करते, कभी नहीं मारते।
सच में अम्मा अब ऐसा नौकर नहीं मिलेगा। कौन बोल रहा है? कितना आराम दे गया वह, अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। और क्या बोलता है कि घर वालों को कितना आराम दे गया फोकट में, अगर वो कुछ चुराइयों के ले जाता तो कम से कम सबूर रहता कि इतना काम किया तो कुछ ले कर गया, लेकिन कुछ लेकर भी नहीं गया। निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगे। निर्मला आंखों पर आंचल रखकर, मुझे बड़ा क्रोध आया। आज लेखक को बहुत गुस्सा आया। मैं चिल्लाना चाहता था पर भीतर ही भीतर कलेजा जैसे बैठ रहा हो। मैं वहीं चरपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया। मुझे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था। आज वही लेखक है जिसको बहुत बड़का होने का घमंड था, आज उसको बहुत छोटा, लघुता मतलब छोटा, अपने आप को बहुत नीच होने का शर्म आ रहा था। तो क्या रहा था? अपने आप में बहुत शर्म महसूस कर रहा था। कितना छोटा आदमी है कि फोकट में काम करा लिए, मारे पीटे भी फोकट में काम करवा लिए। यदि मैं न मारता तो शायद वह न जाता। लेखक सोच रहा है कि अगर हम उस पर हाथ नहीं उठाते तो शायद बहादुर नहीं जाता। मैंने आंगन में नज़र दौड़ाई। एक और स्टूल पर उसका बिस्तर रखा था। अलगनी पर उसके कुछ कपड़े टंगे थे। स्टूल के नीचे वह भूरा जूता था जो मेरे साले साहब के लड़के का था। मैं उठकर अलगनी के पास गया और उसके नेकर की जेब में हाथ डालकर उसके सामान निकालने लगा। वही गोलियां, पुराने ताश के गड्डी, खूबसूरत पत्थर, ब्लेड, कागज़ की नावें। कागज़ की नावें हलड़े तो सबको अफसोस है, लेकिन जाने की बात। हम भी आपसे बोलेंगे कि समय को जाने नहीं दीजिए, मैट्रिक को जाने नहीं दीजिए। बाद में आप लोग को भी ऐसा ही अफसोस आवेगा जी। बात आ रही समझ में?